डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ए, निर्यात बंद, बी, आयात निर्यात बंद, सी, आयात बंद, डी, नियंत्रित पूंजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक होता हो, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बिल्कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित हो रही है। अब इस श्रेणी में केवल वही देश बचे हैं जो विश्व के देशों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जैसे उत्तर कोरिया व इसी प्रकार के अन्य देश। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, बी, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, सी, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, डी, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस दौर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति भी सुधरी है। औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। उदारीकरण का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि के लिए आदर्श स्थल बन चुका है। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ए, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, बी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, डी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो उपभोग व्यय बढ़ जाता है। इससे बैंक को अपने ब्याज दर घटाने पड़ते हैं और ऋण सस्ता हो जाता है। ऋण सस्ता होने से निवेश की संभावना बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में गति देखने को मिलती है। अतः बैंक द्वारा ब्याज दर घटाने से निवेश व्यय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? ए, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना, बी, उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदायों से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके, सी, भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना, डी, ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
उन्नत भारत अभियान को भारत में 11 नवंबर 2014 को लागू किया गया था। इस योजना को गांवों को विकसित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जिसके तहत अब गांवों में रहने वाले लोग एवं उनके समुदायों को उच्च शिक्षण की सुविधा दी जाएगी, जिसके माध्यम से उन गांवों में विकास किया जाएगा जो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत लाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। यह परिकल्पित है कि इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि स्थानीय निकायों और कुछ चुनिंदा ग्रामीण समुदायों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकेंगे तथा उन्हें ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि ए, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, बी, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, सी, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, डी, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ रही हो। विकास का अर्थ एक गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात विकास होने के लिए वर्तमान परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव होना आवश्यक है। विकास दर बढ़ने से विकास होता है, मगर इसके बावजूद सकारात्मक विकास दर से जरूरी नहीं कि विकास भी हो रहा हो। यह परिस्थिति तब होती है जब देश में बेरोजगारी और निर्धनता में भी वृद्धि हो रही हो। यह तब होता है जब देश की बढ़ती प्रति व्यक्ति आय का बड़ा हिस्सा एक छोटे समूह तक ही सीमित रहे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बिना आर्थिक विकास की संभावना नहीं होती है। आर्थिक विकास से श्रम और उत्पादन में वृद्धि होती है। इस परिस्थिति का एक उदाहरण लीबिया है। अगला प्रश्न, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति आयोग का एक अंग है। दूसरा, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए, 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, सेबी के अध्यक्ष, इरडा के अध्यक्ष तथा PFRDA के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त इस परिषद को अपनी गतिविधियों के लिए अलग से कोई कोष आवंटित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, TRYSEM, JRY, RLEGP। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम है A 2413, B 4231, C 4312, D 2431। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। TRYSEM 1979, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना RLEGP 15 1983,
जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 and Employment Insurance Scheme EAS 2 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, बी, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, सी, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, डी, नई शिक्षा नीति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिलों में शुरू हुआ था। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये रोग है तपेदिक, पॉलीमेटिसिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा। इसके अलावा खसरा रूबेला, रोटावायरस, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ भी टीके दिए गए हैं। इससे पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को गति देने के लिए भारत ने एक महत्वाकांक्षी योजना तीव्र मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? ए, परिसंपत्तियों का निर्माण करना, बी, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, सी, जल प्रबंधन, डी, ग्रामीण आय को बढ़ाना, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में पारित किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।